हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। सो हियर वी आर मूविंग ऑन टू द लेक्चर। यहां पे सबसे पहले आपको यह सीखने को मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंडक्टेंस। सो हियर वी आर, इलेक्ट्रोलिसिस एंड द कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिसिस एंड द कंडक्टेंस। सो स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relationship between the electrical energy and the chemical changes taking place in a redox reaction। यानी जहां पर ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियस रिडक्शन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हो, वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बीच में रिलेशन होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स का। तो आइए, बेसिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और द गैल्वेनिक सेल और द वोल्टेइक सेल। व्हाट एग्जैक्टली इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट एग्जैक्टली इज द गैल्वेनिक, या व्हाट एग्जैक्टली इज द वोल्टेइक। तो दीज आर द सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन के बिहाफ पर जो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, तो दो सेल्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। दी रिडॉक्स रिएक्शन शुड बी कैसा इन नेचर, शुड बी स्पॉन्टेनियस, मतलब अकर करना चाहिए। दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा? These are the cells in which the electricity is passed through the solution of an electrolyte so as to bring about the redox change। अच्छा, यहां पे उल्टा, यानी गैल्वेनिक में केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यानी वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज। तो दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फंक्शनिंग में वहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोलिटिक में आप ये कह सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। ओके, चलिए मूव करते हैं आगे वाले पार्ट पर। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन? इट्स अ फिनोमेना of flow of current due to movement of ions through the solution of electrolyte is said to be electrolytic conduction। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एक ऐसी फिनोमेना जिसमें कंडक्शन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। मतलब जहां पे करंट फ्लो करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस through the solution, that phenomena is said to be electrolytic conduction, यानी conduction within electrolyte। और इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन? पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू कंप्लीट आयनाइजेशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द लार्जर एक्सटेंट। क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस प्रोड्यूस ज्यादा होंगे, तो कंडक्शन इज देयर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द वीकर इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल। तो इस तरीके से आप यहां पर कह सकते हो व्हाट इज द एंटायर फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर आयंस ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी ग्रेटर एक्सटेंट तक होगा, और अगर वहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्शन टू अ लोअर एक्सटेंट होगा। आगे, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज लेसर एट द हायर कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों? अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयंस ज्यादा होंगे। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे एक रोड है, रोड पे अगर गाड़ियां ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो नॉर्मली जो मूवमेंट होगा ट्रैफिक का वो कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आयंस ज्यादा होंगे, सॉल्यूशन में आयंस ज्यादा होंगे, तो आयंस का फ्री मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। यानी एक तरीके से मूवमेंट ऑफ आयंस कम हुआ, मतलब कंडक्शन कम होगा। तो दोनों फैक्टर, दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है कंडक्शन पर और कंसंट्रेशन का क्या रोल है कंडक्शन पर।
Okay, moving on to the next part. Okay, nature of solvent. In a polar solvent, the electrolyte ionize to a greater extent and they conduct electricity to a higher extent. मतलब polar like favors like, polar होगा तो वहाँ कंपाउंड आयंस में इजीली ब्रेक होगा, और जितने ज्यादा आयंस होंगे वहां पर उतना ज्यादा कंडक्शन की फिनोमिना होगी. वेयर एज टेम्परेचर पे the degree of ionization increases with the increase in temperature, hence in turn conduction increases. मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वहां आयनाइजेशन फेवरेबल होता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक, और एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्शन भी आप उसी हिसाब से चेंज करता है. तो इसीलिए आप कह सकते हो कि आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है इस पार्ट में. ओके ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन. अब यहां इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स. कैसे? द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट. इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं हो रही, यहां पर एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है. तो एक्सटर्नल सर्किट में जिस फिनोमिना से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ऑब्जर्व होता है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, यानी कंडक्शन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स. सिंस द मेटल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ओनली, दे आर ऑल्सो नोन एज मेटालिक कंडक्शन फिनोमिना. मतलब मेटल्स में ही ये फिनोमिना कॉमनली ऑब्जर्व होती है. तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को एक तरीके से मेटालिक कंडक्शन भी कह सकते हैं. अब मेटालिक कंडक्शन को आगे हम लोग पढ़ते हैं, आयंस वाले पार्ट पे मूव करते हैं. ट्रांसपोर्ट नंबर और द ट्रांसफरेंस नंबर. अब ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रोलिटिक पे अप्लाई करोगे, क्योंकि यहां आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. देखिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन ऑफ एन सोल्यूशन, द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन ऑफ अ सोल्यूशन इज नोन एज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर और द ट्रांसफरेंस नंबर. तो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो टोटल करंट, यानी आयंस हैं, प्लस वाले भी आयन है, माइनस वाला भी आयन है. प्लस वाला आयंस भी करंट कंस्टिट्यूट करेगा, माइनस वाला भी करंट कंस्टिट्यूट करेगा. तो टोटल का कितना करंट एक आयन कंस्टिट्यूट कर रहा है दैट इज सेड टू बी द ट्रांसपोर्ट नंबर और द ट्रांसफरेंस नंबर. यानी यहां पे ये आ गई आपके पास हेडिंग, ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू करंट ऑफ कैरीड बाय द आयन अपॉन द टोटल करंट कैरीड. यानी इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर को आप इजीली डिग आउट कर सकते हो कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज द करंट कैरीड बाय द आयन टू द टोटल करंट कैरीड. ओके, मूव करते नेक्स्ट पार्ट पे. चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन Na. व्हाट इज Na? करंट कैरीड बाय द कैटायन टू द टोटल करंट. लेट द करंट कैरीड बाय कैटायन इज यूसी. यूसी से बोलिए, जिसको आप म्यू भी किसी किसी बुक्स में म्यू भी लिख दिया था, तो म्यू सी बोलो या यू. यहां पर यू से मैंने शो किया है, सम ऑफ द बुक्स में यूज द म्यू. तो यू भी ले सकते हो, म्यू भी ले सकते हो. यूसी अपॉन यूए प्लस यूए, यूसी अपॉन यूसी प्लस यूए, मतलब जो भी करंट कैरीड बाय द कैटायन टू द टोटल करंट कैरीड, इसके रेशियो को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो करंट कैरीड बाय द एनायन टू द टोटल करंट, यानी यूए अपॉन यूसी प्लस यूए. आगे मूव कर गए, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1. यानी आप लिख सकते हो Nc प्लस Na इज इक्वल टू 1. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यहां से आप कह सकते हो कि द ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन. जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज होगा. मूव करते हैं आगे वाले पार्ट पर. नेक्स्ट, इट्स अ फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझते हैं इसको. फेरेडे में दो लॉ थे. इट्स अ फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. यहां पे देखिए, W is equal to ZQ. इसका मतलब जितना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिटेड होगा that will be proportional to the charge flown through the electrolyte.
W प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इज Z, जिससे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान सुनिएगा, Z इज सेड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या वैल्यू होती है? EQ वेट अपॉन 96500, ये होता है Z की वैल्यू। Q इज इक्वल टू क्या होएगा? IT, और W इज इक्वल टू आपके पास रिलेशन आ जाएगा ZIT। IT स्टैंड फॉर Q, तो जहां जहां Q था वहां वहां आपने IT रखा, एंड दिस इज द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। W प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, आपके पास आएगा Z, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। माइंड रखिएगा, Q इज इक्वल टू IT, I इज द करंट, T इज द टाइम, और Z होता है EQ वेट अपॉन 96500, जिसे आप 1 फेरेडे ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। 1 फेरेडे मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोला जाता है 1 फेरेडे। तो होप सो इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक, फेरेडेज सेकंड लॉ, इट स्टेट्स दैट when same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes connected in series, the amount of different substance deposited at the electrodes is directly proportional to their कौन सा weight? EQ weight। जैसे आप क्या लिखोगे? W1 सीरीज में चार्ज कांस्टेंट फ्लो करेगा, तो W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q। दूसरा पार्ट W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q। डिवाइड करेंगे, इसको आप चाहो तो E1Q अपॉन F लिख सकते हैं, इसको आप E2Q अपॉन F लिख सकते हैं। सिंपली डिवाइड कर दीजिए, वी हैव द रिलेशन W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2 या फिर Z1 बाय Z2। वही रिलेशन को आपने यहां रखा, यानी अगर सीरीज में अगर इलेक्ट्रोलाइट सेट हैं तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट फ्लो करेगा, उस केसेस में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट द वन इलेक्ट्रोड इन द फर्स्ट सेल इस विल बी प्रोपोर्शनल टू द इट्स EQ वेट ऑफ द सॉल्ट। तो पहले सेल में W1 प्रोपोर्शनल टू E1, दूसरे सेल में W2 प्रोपोर्शनल टू E2, और आराम से W1 बाय W2 इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा? E1 बाय E2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी आर। हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट to coat a metal surface of 80 centimeter square with a 0.005 mm thickness layer, density of silver given है। तो आप इस क्वेश्चन का पहले बेस समझ लीजिए। यहां पर आपके पास एक प्लेट दे रखा है, इस प्लेट पर हम लोग को एक गिवन थिकनेस को सेट करना है। ये ओके 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 ओके। इस थिकनेस के लिए क्या थिकनेस होगी? थिकनेस 0.005 mm। mm का मतलब मिलीमीटर 10 की पावर -3। इतने में कोई डाउट? ठीक है, आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर कि आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, डेंसिटी आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहां पर mm है, mm का मतलब 10 की टू द पावर ऑफ -1 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, आप आराम से mm को सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 mm। आराम से आपको ये पार्ट समझ में आ गया, -1। ठीक है, ये थिकनेस आपके पास आ गई है। अब आपको दे रखा एरिया कितना गिवन है? सर एरिया इसका गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां से वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड निकाल लेंगे। हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा एरिया 80 इंटू ओके, ये पार्ट सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी
वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 80 -1 इंटू 10⁵ इतना वेट, ये ग्राम आ गया। दैट इज द वेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वेट आपको पता चल गया है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। करंट गिवन है 3 एम्पियर। इसके बाद आपसे पूछा हाउ लॉन्ग अ करंट, यानी आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहां पर टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो आपने पहला पार्ट, आपको वॉल्यूम पता है, आपको एरिया पता है, आपको हाइट पता थी तो वॉल्यूम निकाल लिया था, डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लिया। अब वेट आ चुका है और बस टाइम निकालना बाकी रह गया, और वो भी कौन सा मेटल है, सिल्वर। तो मैं थोड़ा सा पार्ट यहां पर क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको आराम से समझ में आए। ओके चलो, W इज इक्वल टू EIT 96500। सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट टू कोट अ मेटल सरफेस। तो वहां पर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन पे एडिशन करके Ag बनाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा होगा सर, 1 आ रहा होगा। W की वैल्यू हम लोग को पता है सर, ये W की वैल्यू है। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, 108/1। करंट कितना, करंट आपको 3 एम्पियर। टाइम आपको निकालना है, डिवाइड बाय 96,500। आपके पास इतने ग्राम करके W वाला पार्ट आ जाएगा, और ये सॉल्व करके वी हैव द टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स। तो होप सो पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया। आपको एरिया गिवन था, आपको थिकनेस गिवन था, थिकनेस और एरिया से आपने वॉल्यूम निकाला, डेंसिटी मल्टीप्लाई करके वेट निकाला, और उसके बाद EIT/96500। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, कितना चार्ज चाहिए होगा। तो आइए इसको समझते हैं। बेटा एल्यूमिनियम Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बनाएगा। इसका मतलब एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 आयन ऑफ Al3+ रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 आयन रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ Al3+ विल रिक्वायर 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फेरेडे, 1 फेरेडे। तो 3 मोल पे चार्ज विल बी 3f। तो दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। So charge on 1 mole electron will be 3f. 3f stand for 3 Faraday. आइए मूव करते हैं आगे वाले पार्ट पे। What about the copper ion? 1 mole of copper ion into copper. 1 mole of copper ion into copper. यहाँ के लिए क्या कहोगे? Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन will give Cu। मतलब एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, 1 मोल will require 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 1 मोल पे F, तो 2 मोल पे 2F। तो होप सो पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपके लिए लास्ट पार्ट भी कर देता हूं, एक बार आराम से देख लें। Al3+ से Al में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, कॉपर वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं, MnO4 वाले पे। क्लियर कर देते हैं आपके लिए। ओके, ओके, MnO4- to Mn2+। यहां पर MnO4- में Mn की स्टेट +7 +2। चेंज कितने का सर, चेंज यहां कितने का, चेंज आ रहा 5 का। 5 का चेंज आएगा तो 1 आयन पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 आयन पर 5 का चेंज है। ओके, इसे अलग कलर से शो करते हैं आपके लिए। यहां से यहां 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 मोल पर कितना होगा, तो 1 मोल पर जो चार्ज होगा दैट इज करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल पे 1 मोल ऑफ MnO4- को Mn2+ में कन्वर्ट करना है। तो 1 मोल पर कितना आ जाएगा,
तो यहां पर एक पर आज चेंज कितने का है 5 का, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा 5 का चेंज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल पे चार्ज F, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर वुड बी 5F। आसानी से यहां पे 3 का चेंज, तो स्ट्रेट अवे आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, चेंज देख लीजिए 3 मोल है 3F। चेंज कितने का, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, यहां Cu +2 यहां 0 2 का, 1 मोल है 2F। बस देख के ही आंसर यहां पे Mn की स्टेट +7 से 2, चेंज कितने का 5, 1 मोल है तो 5F। दैट्स इट। एक बार में देख के तुरंत आप बता दोगे किस पे कितने का चेंज आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, चलिए आ गया। अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट is electrolyzed between the platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is observed? पहला काम, कौन डिपॉजिट हो रहा है उसकी इक्वेशन लिख दीजिए। तो सर निकल नाइट्रेट में Na+2 की स्टेट में होगा, वही कन्वर्ट होके Na में जाएगा। ओके वही जाएगा। What mass of nickel is to be converted? तो W is equal to ZIT। W आपको निकालना है, Z हो गया EIT 96,500। व्हाट अबाउट E? E कैसे निकालोगे E? तो E को आप लिख सकते हो, एटॉमिक मास कितना हुआ 58.9 डिवाइड बाय 2। 2 क्यों आ रहा है समझ में आ गया, इस 2 की वैल्यू पुट करिए बाई 2। I के लिए क्या है 5 एम्पियर, T 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 96,500। सॉल्व करके इतने ग्राम्स, बहुत आसानी से समझ में आ गया। जिसकी इक्वेशन है उसके साथ आप यहाँ पर एक आपने चेंज वाली इक्वेशन लिखी, 2 का चेंज था तो EQ वेट 58.9/2। W आपको निकालना है Z इक्वल टू EIT अपॉन 96500, 58.9/2। I की वैल्यू 5 एम्पियर, करंट 20 मिनट्स है तो सेकंड्स में चेंज कर लिएगा और इस हिसाब से आंसर निकल आएगा। तो आज के इस पहले लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिली होंगी, जिसमें आपको फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडे का लॉ 1 लॉ 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो हियर आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द कात्यायन अकेडमी। थैंक्स अ लॉट। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at kathyanacademy.com right now.